हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में डॉक्टर किशले के साथ। और इस वीडियो में और पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कार्निवोर डाइट से रिलेटेड कुछ मिथ्स और फैक्ट्स, जो कि कंटिन्यूएशन होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो जिन लोगों ने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाके प्लीज़ वो देखिए, ताकि आपको एक ओवरऑल कन्वर्जेशन का मूड और टोन समझ में आएगी। तो सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू रघु। थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो क्या कुछ नया आज आप समझाने वाले हैं अपनी पब्लिक को कि कार्निवोर डाइट क्या बहुत डेंजरस है, या इससे क्या हो सकता है? क्या बताने वाले हैं? कुछ ज़रा एक ब्रीफ में थोड़ा सा राइट, अभी तक तो प्लीज़ ऐसा कुछ बताइए। फील हुआ नहीं है कि डेंजरस है। अभी तक के डिस्कशन में हमने अभी तक कुछ ऐसा पाया नहीं है कि ये कहीं से भी डेंजरस है। साइंटिफिक बेसिस भी मैंने दे जी जी। दिया हूँ, मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ कि भाई किस तरह से ये बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए। और जितने भी इसके मिथ्स हैं इसके अराउंड, जो कार्निवोर डाइट के अराउंड जो भी मिथ्स हैं, उसको भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट डील कर लिया है। जी कुछ बचे हुए हैं, तो आज उसको हम लोग कंप्लीट करके इस टॉपिक को फाइनली हम लोग एंड करने जा रहे हैं आज पार्ट 3 में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहला सवाल मेरा आपसे ये है सर, कि डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट और बड़ी बड़ी जो एसोसिएशंस हैं जो गाइडलाइंस बनाती हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, वो ये रिकमेंड करती हैं अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बेड टाइम से पहले इंक्लूड करते हैं तो आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी। बट जो कार्निवोर डाइट फॉलो करते हैं लोग, वो कार्ब्स तो ऑलमोस्ट ज़ीरो या मिनिमल ही रहते हैं। तो उनकी डाइट में कार्ब्स ना होने के बावजूद उनकी स्लीप क्वालिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? प्लीज़ इसको ज़रा समझाइए। राइट, इससे पहले कि मैं ये बताऊं, थोड़ा सा इसके पीछे मैं बेसिस बताता हूं कि क्यों ऐसा ये लोग कार्ब्स को प्रमोट करते हैं डिनर टाइम में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग आजकल के समय में मेटाबॉलिकली अनवेल है ना, मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं है। और उसकी वजह से हमारी स्ट्रैटेजी जो लो लेवल पे यही होती है कि हम उनके डाइट से कार्बोहाइड्रेट को हटाएं, एलिमिनेट करें, ड्रास्टिकली रिड्यूस करें ओवर द टाइम। तो वैसा अगर करते हैं तो हमारा नाइट टाइम में फिर कार्ब्स नहीं होना चाहिए आइडियली। और जब कार्ब्स नहीं होगा तो उस इंसान को फिर नींद नहीं आएगी, अगर उस तरह से अगर हम सोचते हैं तो। क्योंकि कार्ब्स अगर इतना एसेंशियल होगा स्लीप क्वालिटी के लिए, तो फिर पेशेंट को नींद नहीं आएगी, तो फिर उसके बाद उसका जो मेटाबॉलिक इश्यूज है वो कहीं ना कहीं वर्सन होगा समय के साथ। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें कि हम कार्ब्स नहीं भी लें डिनर में, उसके बाद भी हमारी स्लीप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो उसके पीछे जो रीज़न है, जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, वो मैं बता दूं। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप कार्ब्स खाते हैं तो कार्ब्स की वजह से आपका एक इंसुलिन का एक स्पाइक होता है। और इंसुलिन का जब भी स्पाइक होगा, तो क्योंकि प्रोटीन आपने लिया उस कार्ब्स के साथ, प्रोटीन रिच डाइट भी एट द सेम टाइम आपको वो बोलते हैं, सिर्फ कार्ब्स खाने को नहीं बोलते हैं। तो आपकी डाइट में अगर उस समय प्रोटीन भी होगा, तो वो प्रोटीन जो होता है अल्टीमेटली डाइजेस्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में एक अमाइनो एसिड हमारा ट्रिप्टोफैन भी होता है। अब वो ट्रिप्टोफैन बेसिकली सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है, और वो सेरोटोनिन में कन्वर्ट होकर अल्टीमेटली वो मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है। तो मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है हमारे बॉडी का जो एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, और वो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है मेलाटोनिन, और एक माइटोकॉन्ड्रिया से भी रिलीज होता है। पूरी बॉडी मतलब हर एक सेल उसको एक्सप्रेस कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर एक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया ऑलमोस्ट। तो ये एक पीनियल ग्लैंड ब्रेन के लेवल पे मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है, और फिर हमारा पेरिफेरल टिश्यूज में भी रिलीज हो रहा है कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे। तो अगर हमारा मेलाटोनिन कम होगा किसी वजह से, चाहे वो हमारी डाइट में प्रोटीन कम है, प्रोटीन कम होगा तो ट्रिप्टोफैन कम होगा, ट्रिप्टोफैन कम होगा तो सेरोटोनिन कम होगा, मतलब कन्वर्जन नहीं होगा फिर सेरोटोनिन में। अब सेरोटोनिन अगर कम होगा तो मेलाटोनिन में की कमी होगी, क्योंकि सेरोटोनिन ही है जो अल्टीमेटली मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप डाइट में प्रोटीन लेते हो और सफिशिएंट थोड़ा अमाउंट में आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, इसलिए लोग बोलते भी हैं कि 30 ग्राम 50 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट डिनर में करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास प्रोटीन की वजह से जो ट्रिप्टोफैन आ रहा है अमाइनो एसिड में, और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, और साथ में इंसुलिन भी है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। तो अब इंसुलिन की वजह से क्या होगा, पेरिफेरल टिश्यूज में स्केलेटल मसल्स के लेवल पे वो सारे डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे मसल्स के लेवल पे, इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में। मतलब मसल के अंदर चला जाएगा, वो एंट्री ले लेगा। हम्म
और ट्रिप्टोफैन हमारा बेसिकली ब्रेन में एंटर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है वो तो मसल के लेवल पे एब्जॉर्ब हो गया इंसुलिन के रिस्पॉन्स में। अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्टोफैन ब्रेन के अंदर जाएगा, क्योंकि वो सारे अमाइनो एसिड्स ब्रेन में एंटर करने के लिए कॉम्पीट कर रहे थे एक दूसरे से। अगर वो सारे अमाइनो एसिड्स होते ट्रिप्टोफैन के साथ, तो ब्रेन के लेवल पे ट्रिप्टोफैन की एंट्री कम होती है ना। तो इसलिए डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को हम स्केलेटल मसल के लेवल पे एब्जॉर्ब करा दिए इंसुलिन की वजह से, क्योंकि इंसुलिन वो कार्ब्स से जो आ रहा है। और अब क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो अमाइनो एसिड बचा वो ट्रिप्टोफैन बचा, अब वो ट्रिप्टोफैन के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, वो किसी और अमाइनो एसिड के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहा है ब्रेन में एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रिप्टोफैन जो है अब वो पहुंच जाएगा ब्रेन के लेवल पे, और वहां पे सेरोटोनिन में कन्वर्जन होगा उसका, और वो सेरोटोनिन अल्टीमेटली आपका मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है, देन आपको नींद आती है अच्छी। ये एक प्लॉजिबल मैकेनिज्म है। ऐसा लोग बोलते हैं कि इस वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए आपको कार्ब्स लेनी चाहिए डाइट में। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा सही मानता नहीं हूं, क्योंकि ये सारे जो कन्वर्जन है, प्रोसेस है, इनमें टाइम लगता है ऐसा। और आप बेड टाइम पे अगर आप खाना खाते हो 7 बजे 8 बजे डिनर में, तो ये कन्वर्जन में इतना 1-2 घंटे में ये होने नहीं जा रहा है। ये प्रोसेस ऐसे भी आपको घंटों लगेंगे, मे बी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे। तो जब तक आप अच्छी नींद के लिए सोचोगे तब तक सुबह उठने का आपका समय हो जाएगा, है ना। तो ये जो फंडा है ना, ये मैकेनिस्टिकली बहुत सही लगता है, बट प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है इसकी बहुत ज़्यादा। और इसलिए जब तक हम मेटाबॉलिज्म को फिक्स नहीं करते हैं ओवरऑल, तब तक सिर्फ कार्ब्स को इंक्लूड कर देने से किसी की स्लीप क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। अगर कोई मेटाबॉलिकली अनवेल है, आप उसमें कार्बोहाइड्रेट अगर आप डालोगे डिनर में, तो मुझे नहीं लगता उसकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी कभी भी, क्योंकि उनकी स्लीप क्वालिटी सिर्फ लो सेरोटोनिन या लो ट्रिप्टोफैन या लो मेलाटोनिन की वजह से नहीं है ना। बहुत ज़्यादा रिडक्शनिस्ट मैनर में हम सोचते हैं, क्योंकि अगर स्लीप नहीं आ रहा है तो लोग ऐसा ही सोचते हैं हमेशा कि मेलाटोनिन की कमी होगी। अगर उसकी कमी होगी देन हम उसको कहीं ना कहीं उसको इम्प्रूव करके हम बेटर स्लीप के लिए हम सोच सकते हैं, बट उसकी कमी होती नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसकी अगर कमी है भी तो मुझे नहीं लगता उसका सोल्यूशन कुछ ये है। उसका सोल्यूशन यही होगा कि आपको अपने सर्कैडियन रिदम को फिक्स करना होगा, आपको पूरे मेटाबॉलिज्म को फिक्स करना पड़ेगा। और वो सिर्फ आप एक टाइम में आप कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करके उसको आप फिक्स नहीं कर सकते हो। ये इतना आसान नहीं होता है कि एक सिंपली एक इस मैकेनिस्टिक लेवल पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। बॉडी में उस तरह से चल नहीं रहा होता है कि किसी एक पाथवे में डिफेक्ट है और उसको हम फिक्स कर दिए कार्बोहाइड्रेट को पुश करके, ऐसा नहीं हो पाता। तो इस प्रोसेस में सारे में टाइम लगता है, और मुझे नहीं लगता ये 3 से 4 घंटे में ये सब कुछ हो जाएगा। आपका प्रोटीन को डाइजेशन में टाइम लगता है, वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, राइट। अब उस अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होगा, देन उसका मेलाटोनिन में कन्वर्जन होना ब्रेन के लेवल पे, ये सब कुछ 2 से 3-4 घंटों का ये बात है नहीं। अगर वो होता तब मैं मान भी लेता, और उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि उस प्लॉजिबल मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए अगर हम सोचते हैं तो हमें बड़ा सही लगता है कार्बोहाइड्रेट खाना डिनर टाइम में। लेकिन जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट नहीं देख पा रहे हैं अपनी स्लीप क्वालिटी में। ऐसा होता नहीं है वो प्रैक्टिकली, क्योंकि आपका जो स्लीप की क्वालिटी जो आपकी कॉम्प्रोमाइज है वो डिफरेंट उसके रीजंस हैं। आपको हर एक लेवल पे काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हो सकता है सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है ना, हो सकता है पूरा सर्कैडियन रिदम आपका मिसअलाइंड है, क्योंकि आप दिन भर डेस्क जॉब करते हो, कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, स्क्रीन पे ब्लू लाइट से एक्सपोज होते हो, और रात में भी आपका क्योंकि उस डिवाइस पे काम है, ऑफिस वर्क है, तो कंटिन्यूसली जो एक ब्लू लाइट का एक्सपोजर है उसकी वजह से आपका पूरा एक डिस्टर्बेंस हो रखा है। तो मेलाटोनिन का हम ये एक मान लेते हैं कि सो कॉल्ड डेफिशिएंसी हो गई, लेकिन उसको आप मेलाटोनिन को पुश करके एक्सोजेनस वे में सप्लीमेंट के थ्रू या कार्बोहाइड्रेट ले करके उसको बूस्ट करना, ये आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता नहीं है, और ये फिक्स इसलिए भी नहीं हो पाता। तो हम जो जिस तरह से जी रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किए हुए हैं, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करना होगा ओवरऑल। कहीं ना कहीं सन एक्सपोजर को थोड़ा सा लेना है हमें डे टाइम में, और एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए उसके साथ जो आपके हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस में रखे प्रॉपरली, तब जाकर के आपका सब कुछ सही हो पाता है। और फिजिकल एक्टिविटी भी हो, अगर आप बहुत ज़्यादा सीडेंटरी हो तो। और फिजिकल एक्टिविटी का यहाँ पे कहीं ना कहीं रोल होता है। आप फिजिकली थोड़ा सा आप किसी एक्सरसाइज में, किसी भी हॉबी को आप करते हो, तो उससे आप कहीं ना कहीं एक
मेटाबॉलिक लेवल पे भी चेंज आता है और आप थकते हो तो आपको अच्छी एक नींद आती है। तो उस तरह से हम इसको एज अ एड ले सकते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट खा करके अच्छी नींद के लिए सोचना ये बहुत बैड आइडिया है मेरे हिसाब से, और वो काम नहीं करता है। तो जब आप कार्निवोर डाइट पे होते हो एक्चुअली, तो अब आप ये सोचते हो कि मेरे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उस तरह का इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं भी खा रहे हो तो प्रोटीन आपके पास, क्योंकि इतने बोलस सफिशिएंट अमाउंट में है, तो उस प्रोटीन से जो आपका इंसुलिन एक बम्प होता है, एक रिस्पॉन्स आता है इंसुलिन का, वो मुझे ऐसा लगता है एनफ होता है। और वो ट्रिप्टोफैन में अल्टीमेटली, ट्रिप्टोफैन तो हो गई क्योंकि आप मीट बेस्ड डाइट पे हो, कार्निवोर डाइट पे हो, तो ट्रिप्टोफैन की कमी नहीं है। अब इंसुलिन का वहां पे ये होता है, कार्ब्स को जब आप ले रहे होते हो तो इंसुलिन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को स्केलेटल मसल के लेवल पे एब्जॉर्ब करा देता है, ताकि मोस्ट ऑफ द ट्रिप्टोफैन जो है वो आपका किसी और अमाइनो एसिड से कॉम्पीट ना करे। क्योंकि जब भी कॉम्पिटिशन होगा ना तो ब्रेन के लेवल पे ट्रिप्टोफैन कम जाएगा, क्योंकि और भी अमाइनो एसिड उसके साथ होते हैं एब्जॉर्ब होने के लिए ब्रेन के लेवल पे। इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी बोला जाता है। इसलिए तो अब क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड तो स्केलेटल मसल के लेवल पे एब्जॉर्ब हो गए, तो अब ट्रिप्टोफैन के साथ कोई कॉम्पीट नहीं कर रहा है एब्जॉर्ब होने के लिए ब्रेन के लेवल पे। अब कार्निवोर डाइट पे इंसुलिन नहीं है, तो अब आप ये बोलोगे कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं ट्रिप्टोफैन के साथ, चाहे उसमें ल्यूसिन, लाइसिन जो भी आता है, फिनाइलएलानिन, ये सारे अमाइनो एसिड्स, अब ये सारे आ गए आपको कॉम्पीट करने के लिए ट्रिप्टोफैन के साथ। तो अब आपके पास इंसुलिन नहीं है, क्योंकि आप ऐसा मानते हो कि कार्बोहाइड्रेट आप नहीं खाएंगे तो आपके पास इंसुलिन ही नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं। आपका हर एक मील के बाद एक इंसुलिन रिस्पॉन्स आता है उस डाइट में, भले ही आपके पास कार्बोहाइड्रेट हो या ना हो। और स्पेशली प्रोटीन फैट मील पे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है इंसुलिन का। स्पेशली आप सिर्फ आइसोलेटेड फैट खाओगे तो इंसुलिन रिस्पॉन्स नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जब भी आप प्रोटीन और फैट को खाते हो साथ में, तो बड़ा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में एक अच्छा, एक मॉडेस्ट रिस्पॉन्स आता है इंसुलिन का। और वो मेरे हिसाब से एनफ होता है, जो भी आप कह लो, ट्रिप्टोफैन का ब्रेन के लेवल पे एंट्री होना या स्केलेटल मसल के लेवल पे दूसरे अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कराना, वो एनफ होता है। तो उस मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए भी अगर हम देखते हैं कि कार्निवोर डाइट पे स्लीप क्वालिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होगी या नहीं होगी, तो नहीं होती है, क्योंकि आपके पास एनफ ट्रिप्टोफैन है ना, क्योंकि आप कार्निवोर डाइट पे हो। और उस तरह से ऐसा भी नहीं है कि इंसुलिन स्पाइक आपका नहीं हो रहा है, इंसुलिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इंसुलिन बम्प की वजह से आपका डिफरेंट अमाइनो एसिड तो स्केलेटल मसल के लेवल पे एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और ट्रिप्टोफैन जो है अल्टीमेटली आपका एंटर करेगा। और इसलिए कार्निवोर डाइट पे ऐसा नहीं है कि स्लीप क्वालिटी किसी की कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जो भी स्लीप इश्यूज या जो भी कुछ अगर ये बता रहा है, कंप्लेन ऐसा कर रहा होता है कार्निवोर डाइट पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फुली अडेप्ट नहीं किया है डाइट को, या तो अच्छे से कर नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ वो मिस कर रहा है। और वहीं पे एक राइट अप्रोच एक उनको हेल्प कर पाता है, एक राइट गाइडेंस चाहिए होता है, जो एक्चुअली समझ पाए कि वो अगर कार्निवोर डाइट कर रहे हैं तो कहाँ पे लैक कर रहे हैं, किस लेवल पे। और तब जाकर के वो अगर एक्सपर्ट से बात करते हैं जो एक्चुअली समझ रहा है इस कार्निवोर डाइट को और खुद पे इम्प्लीमेंट कर रहा है काफ़ी लंबे समय से, वो लोग गाइड कर पाते हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लीप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती नहीं है किसी की भी कार्निवोर डाइट पे। तो ये तो हो गया भैया स्लीप का इशू सॉल्व। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। इंटरनेट पर काफ़ी लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने अपनी मेंटल इलनेसेस जैसे कि सिजोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, अल्जाइमर्स, डिप्रेशन के लिए जो पिल्स खाते थे अब उनकी बंद हो गई हैं और उन्होंने अपनी इलनेस को रिवर्स कर लिया है। तो कार्निवोर डाइट लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारी बॉडी में ऐसे क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन। राइट, जहाँ तक बात फिजियोलॉजिकल चेंज की है, तो उतना डेप्थ में मुझे नहीं लगता पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट मैं एक शॉर्ट में बता दूंगा एक बेसिस जो होता है, क्योंकि ये सारे डिजीज़ का जब तक आप अंडर पेनिंग नहीं समझोगे, एक बेसिस नहीं समझोगे कि क्यों होता है ये फर्स्ट प्लेस पे ये डिजीज़, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप इस डाइट को अडॉप्ट करोगे। और आपको बेसिस समझना है हर एक डिजीज़ का, चाहे वो आपका मेंटल इशू चल रहा हो, चाहे वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी एलिमेंट हो। मुझे ऐसा लगता है कार्निवोर डाइट हर एक बीमारी को बेटर कर पाता है। सॉल्यूशन हो ना हो, बट एटलीस्ट इम्प्रूव तो आप कर पाते हो, वो कोई भी डिजीज़ हो, मुझे ऐसा लगता है। और कोई ऐसा डिजीज़ है नहीं, किसी भी स्पेक्ट्रम का ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है जो इस डाइट पे इम्प्रूव नहीं किया है, ये मेरा ऐसा मानना है। और ये ऐसा हम देख पा रहे हैं क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं जो ऐसा बताते हैं कि भाई
ये डाइट एक्चुअली हर एक डिजीज में वर्क करता है और ये ही बताता है अपने आप में कि आपको एक्चुअली यही खाना है फर्स्ट प्लेस पे, है ना। आपको वेट नहीं करना है कि कोई डिजीज होगी हमें तब जा करके हम कार्निवोर डाइट करेंगे। तो अगर आप पहले से खा रहे हो तो ये काइंड ऑफ प्रिवेंटेटिव हो जाता है, और अगर आप नहीं खा रहे हो, किसी डिजीज को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हो, तो ये क्यूरेटिव हो जाता है। तो कार्निवोर डाइट का फंडामेंटल बस ये होता है कि आपकी डाइट में जो आपको डाइट के थ्रू न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो आपको मिल जाता है पूरी तरह से। तो आप अपनी बॉडी को बेसिकली नॉरिश कर रहे हो न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। आप कोई भी न्यूट्रिएंट को मिस नहीं करते हो, है ना। नॉट अ सिंगल न्यूट्रिएंट, है ना। किसी भी एक न्यूट्रिएंट को यू आर नॉट गोना मिस ऑन कार्निवोर डाइट, और यू डोंट इवन रिक्वायर एनी न्यूट्रिएंट, यू डोंट मिस एनी सिंगल न्यूट्रिएंट एक्चुअली ऑन कार्निवोर डाइट। और तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई न्यूट्रिएंट नहीं है जो आपको चाहिए, और ऐसा कोई न्यूट्रिएंट नहीं जो आपको प्लांट प्रोवाइड करता है और अब वो आपको कार्निवोर डाइट पे नहीं मिलता है। और अगर नहीं भी मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट न्यूट्रिएंट इज नॉट एक्चुअली एसेंशियल फॉर यू। तो अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिल रहा है कार्निवोर डाइट पे, तो मुझे ऐसा लगता है वो बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कहीं से कोई सफरिंग नहीं है अगर हम प्लांट्स को नहीं भी खाते हैं तो अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स मिल गया हमें इस डाइट से। और जितने भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन है, जितने भी मेडिकल कंडीशन है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग न्यूट्रिएंट प्रोफाइल इनका बहुत पुअर होता है ना। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट भी होते हैं। इन्फ्लेमेशन का इशू रहता है डेफिनेटली, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का सिचुएशन तो रहेगा ही रहेगा, और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट में भी लैक करते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में। और उस वजह से हमारा पर्पस बस यही होता है कि हम उस न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को बेटर करें, इम्प्रूव करें, रिप्लेनिश करें, और साथ ही साथ उस अंडरलाइंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को सही करें। अब ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैसे सही होगा, तो इस चीज़ को तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब भी आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को हटाओगे तो प्रोटीन और फैट बेस्ड मील हो जाएगा वो अल्टीमेटली आपका। और जब भी फैट एंड कार्ब्स मिक्स नहीं होगा तो आपका इन्फ्लेमेशन का सिचुएशन अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। और ये सिचुएशन आप वीगन डाइट पे भी इम्प्रूव कर सकते हो, जहाँ पे आप फैट नहीं खा रहे हो, कार्ब्स खा रहे हो बस, तो वहाँ पे भी मिक्सिंग नहीं है दोनों मैक्रोज की, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की, तो वहाँ पे भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारा बेटर हो जाता है। लेकिन क्योंकि न्यूट्रिएंट प्रोफाइल वहाँ पे बहुत पुअर है हमारा वीगन डाइट पे, तो हम लॉन्ग टर्म में हमारा हेल्थ जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है उसमें। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का सिचुएशन इंप्रूव करता है, बट न्यूट्रिएंट वाइज हम कहीं ना कहीं डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो इसलिए वो सस्टेन नहीं कर पाते हम उस डाइट पे, अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसलिए अल्टीमेटली हमें कार्निवोर डाइट को ही एक अल्टीमेट लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है, और वही बना के रखेंगे तभी हम डिजीज़ को अपने से दूर रख पाएंगे। तो ये दो सिचुएशन है बेसिकली जो हर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ को एक्सप्लेन करता है रूट लेवल पे। एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो आप बेटर कर रहे हो इस कार्निवोर डाइट पे कार्ब्स को हटा करके, और दूसरा न्यूट्रिएंट के लेवल पे जो आप डेफिशिएंट हो वो आप न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हो। और ये दो चीज़ जब आप करते हो तो अल्टीमेटली आपका होता ये है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन अब जा रहा है आपकी बॉडी से, मिक्सिंग नहीं हो रही है कार्ब्स की फैट की साथ में, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब कम होगा तो एंटीऑक्सीडेंट्स का जो नेटवर्क सिस्टम है हमारी बॉडी में उनका बेटर हो जाएगा काम, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहने की वजह से ही आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का कंजम्पशन भी बढ़ता है, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी आपकी बॉडी का है, आपकी बॉडी के एंडोजेनस एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम का है। तो वहाँ पे जब वो कम पड़ता है तो आप बाहर से जाकर के सोचते हो लेने का कि हम ये पॉलीफिनॉल्स ले लेंगे जिसमें रेस्वेराट्रॉल आता है, बहुत सारा करक्यूमिन, पेपरिन, ये सब आप प्रोडक्ट के पीछे भागते हो। विटामिन सी, जो मुझे नहीं लगता वो इनफ होता है आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको डील करने देना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एंडोजेनस एंटीऑक्सीडेंट को। बाहर से लेने का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी डाइट अच्छी नहीं है, या फिर आपका कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो कहीं ना कहीं एंडोजेनस एंटीऑक्सीडेंट के कंजम्पशन को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आप एक्सोजेनस पे अब रिलाई कर रहे हो। तो बेटर है आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम क्रिएट करो फर्स्ट प्लेस पे, तब जाकर के आपका एंडोजेनस एंटीऑक्सीडेंट जो है उस तरह से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आप कार्निवोर डाइट पे आपका इम्यून सिस्टम हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, इन्फ्लेमेशन का लेवल है, ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है।
जी सर, बिल्कुल। तो नेक्स्ट सवाल सर मेरा ये है, कार्निवोर डाइट के जो प्रैक्टिशनर्स हैं अक्सर उनकी कंप्लेन रहती है कि मील फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है और 2 बार या 3 बार से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई कंज़्यूम करता है कार्निवोर डाइट पर, और काफ़ी लोग 1 मील अ डे भी फॉलो करते हैं। तो क्या ये मैटर ऑफ कंसर्न है ह्यूमन बॉडी के लिए 2 बार या 3 बार ही खाना, या सिर्फ़ 1 बार खाना, या कभी ना भी खाना? प्लीज़ एक्सप्लेन इट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि वो अंडर ईट कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, रिक्वायरमेंट से कम खा रहे हैं क्योंकि कार्निवोर डाइट पे हैं। तो ये ऐसा सोचना, क्योंकि वो हर चीज़ को कैलोरी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, अपने इंटेक को, अपने फूड इंटेक को। और जब आप अपने फूड इंटेक को कैलोरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे या डिफाइन करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप अंडर ईट कर रहे हो, क्योंकि आपकी डाइट कितनी होनी चाहिए वो कैलोरी डिसाइड नहीं कर सकता है ना। आपकी डाइट, आपका जो फूड है वो किसी पर्टिकुलर डे में कितना होना चाहिए वो आपका हंगर और सैटिस्फैक्शन क्यूज आपको बताएगा। और अगर हम क्योंकि बेसिक चीज़ ये है कि आप कहीं ना कहीं मान बैठे हो कि जो हमारा BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, अगर 1800 किसी का है तो आप मानते हो ऐसा कि आपको 1800 खाना ही खाना है उस दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बीमार पड़ जाओ या आपका मन ना हो या भूख ना लगी हो किसी वजह से, लेकिन आप अगर 1800 नहीं खा रहे हो तो आप अंडर ईट कर लिए उस दिन। और अंडर ईट कर लोगे तो मेटाबॉलिज्म आपका फिर स्लो डाउन हो जाएगा और फिर आप फैट गेन करने लगोगे। ये सब नहीं होता इस तरह से, मतलब ये बड़ा ही स्टूपिड सा थॉट है मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब आप कैलोरी के टर्म में एक्सप्रेस करते हो अपने फूड इंटेक को, क्योंकि आपका फूड इंटेक कितना होना चाहिए वो आप कैलोरी से अब जज कर रहे हो, तो वहीं पे एक्चुअली फॉल्ट है, वो वही फॉल्ट है, वो एक्चुअली आइडिया ही पूरी तरह से रॉन्ग है। क्योंकि फूड को जब आप खाते हो तो वो आपकी बॉडी में जाता है और बॉडी उसको आग से नहीं जला रही है ना। बॉडी के अंदर वो एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट होता है और वो हमें एनर्जी देता है, मेनली ATP के फॉर्म में। और जो एनर्जी जिसे हम कैलोरी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं वो हीट एनर्जी का यूनिट होता है। तो खाना हमारे सिस्टम में जब जा रहा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो हमारे सिस्टम में आग नहीं है, फायर नहीं है, ठीक है। तो वो फायर के में कंबशन नहीं हो रहा है उसका उस तरह से, क्योंकि जो कैलोरी है वो एमिट तब होती है जब आप किसी सब्सटेंस को आग से जलाते हो और जो हीट एनर्जी रिलीज होती है ना, उस एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन होता है कैलोरी। अब हमारी बॉडी में उस तरह से ना आग है, ना ही वो आग से कार्बोहाइड्रेट को जला रही है, ना ही फैट को जला रही है, और उस तरह से एनर्जी एमिट भी नहीं हो रही हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में अगर कोई एनर्जी अगर उससे रिलीज भी हो रही है तो वो बहुत कम अमाउंट में हो रही है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो हम फूड से डिराइव करते हैं वो ATP के फॉर्म में हम डिराइव करते हैं, हीट एनर्जी के फॉर्म में डिराइव नहीं करते हैं, है ना। हमारी बॉडी डायरेक्टली ना हीट लेती है ना हीट को उस तरह से बाहर निकालती है, यही मेरा कहना है। और इस चीज़ को मैं अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बता चुका हूँ, मयूर चौहान जी के साथ जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया है, तो उस पॉडकास्ट को भी लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो कैलोरी एक उस सिस्टम का पार्ट है जहां पे आप एक बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक सब्सटेंस को डालते हो और फायर के थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उसको जलाते हो, और जब आप जलाते हो उस सब्सटेंस को तो जलने के बाद जो हीट क्रिएट होता है उस हीट को आप बोलते हो कि वो कैलोरी है। अब आप बताओ ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या उस तरह से इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू सब्सटेंस क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो वो कैलोरी को हम अपनी बॉडी के लिए ट्रांसलेट नहीं कर सकते, है ना। हम अपनी बॉडी के लिए अब फूड इंटेक को कैलोरी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये मेरा कहना है। हमारा फूड इंटेक किसी दिन कितना होना चाहिए ये हमारा हंगर बताएगा, सिंपल सी बात है। और राइट हंगर सिग्नल क्यूज के लिए ही इस डाइट को फॉलो करना होता है, कार्निवोर डाइट। क्योंकि अब आपका एक्सेसिव हंगर है तो वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट आप लोगे तो एक्सेसिव हंगर होगा और अल्टीमेटली आप ओवर ईट करते हो, और ओवर ईट जब आप करते हो तो अल्टीमेटली आप फैट गेन भी करते हो। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप कहीं ना कहीं एनर्जी सरप्लस में जा रहे हो, एनर्जी सरप्लस में जा रहे हो, कैलोरी सरप्लस में नहीं जा रहे हो। क्योंकि एनर्जी एक जनरल एक टर्म है किसी भी एक एनर्जी को एक बताने का, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी होते हैं। लेकिन जब आप कैलोरी बोलते हो ना तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी के लिए आप बता रहे होते हो।
और हमारी बॉडी में हीट एनर्जी को सेंस करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है ना, जो हीट एनर्जी को सेंस करता है, इन एंड आउट करता है उस तरह से, है ना। तो इसलिए जो एनर्जी है वो एक वेग अपने आप में एक टर्म है, किस एनर्जी को हम बता रहे हैं उससे हम समझ नहीं पाते। तो कैलोरी को जब हम लाते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाता है हीट एनर्जी, जो हमारी बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मेरा ये कहना है बस। तो एनर्जी जो हम बता रहे हैं वो एटीपी के फॉर्म में हम समझाना चाह रहे हैं, बट हम एटीपी इन एटीपी आउट भी नहीं कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, तो है ना, क्योंकि किसी फूड से हमारी बॉडी कितना एटीपी बनाएगी, और ये एक्चुअली हमारे मेटाबॉलिज्म के स्टेट पे भी डिपेंड करता है। अगर मेटाबॉलिज्म का स्टेट हमारा बहुत अच्छा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी क्रिएट करेगी, और जब आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी क्रिएट करेगी तो डेफिनेटली आप फैट गेन कम करोगे, क्योंकि आप जब आप फूड लेते हो ना तो आप मास को ले रहे हो, सर्टेन मास को ले रहे हो जिसका अपना एक वेट है, और वो वेट आपकी बॉडी में रिटेन अगर करेगा डिफरेंट फॉर्म में, मसल के फॉर्म में कर सकता है रिटेन, फैट के फॉर्म में कर सकता है, तो आप मसल टिश्यू, फैट टिश्यू को स्टोर करोगे और आप वेट गेन करोगे। लेकिन अगर आप नहीं उस तरह से उस मास को, फूड का जो मास है, अगर आप उसको रिटेन नहीं कर रहे हो मसल के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में, तो क्या है, लूज करोगे। तो अल्टीमेटली मास इन मास आउट आप बोल सकते हो इसके लिए, है ना, क्योंकि आप मास लूज कर रहे हो, आप कैलोरी लूज नहीं कर रहे हो अल्टीमेटली, क्योंकि आप मास को ले रहे हो अंदर और मास को ही लूज कर रहे हो, तभी जाके आपका बॉडी वेट कम हो रहा है। क्योंकि आप कैलोरी इन कैलोरी आउट जब बोलते हो तो आप देखते हो बॉडी वेट का कॉम्पोजिशन जो केजी में है, और उसको आप ट्रांसलेट करते हो एनर्जी में, है ना, मेरा कहने का ये मतलब है। तो आपको यूनिट भी सेम रखना पड़ेगा। जब आप किसी चीज को केजी के फॉर्म में ट्रैक कर रहे हो तो आप केजी के फॉर्म में डाल रहे हो फूड को, लेकिन आप ट्रांसलेट उसको कर रहे हो कैलोरी के फॉर्म में, ये गलत है। फूड को आप मास के फॉर्म में लेते हो और उसी फूड को बॉडी मास के फॉर्म में आपको स्टोर करेगी, मसल के लिए ज्यादा से ज्यादा या फैट के लिए, वो डिपेंड करेगा आपका अदर कॉम्पोजिशन मैक्रोज कितने हैं बॉडी में, और वो डिसाइड करेगा अल्टीमेटली। फिर आपका डिपेंड करेगा आपका हार्मोन सिस्टम कैसा है, वो भी फूड के इन्फ्लुएंस में चेंज होता है, और साथ में आपका इन्फ्लेमेशन का स्टेटस कैसा है बॉडी में, क्योंकि जब आप क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड होगे तो मोस्ट ऑफ दी जो फूड है उससे एटीपी कम रिलीज होगा, और जब एटीपी कम रिलीज हो रहा है मतलब वो ऑक्सीडाइज कम हो रहा है, जब ऑक्सीडाइज कम हो रहा है मतलब कि वो फैट स्टोरेज में जा रहा है ना। तो इस तरह से हम ट्रैक नहीं कर पाते एक्चुअली एनर्जी इन एनर्जी आउट को। लेकिन जब वेट गेन होता है तो हम मान लेते हैं ऐसा कि भाई चलो कहीं ना कहीं एनर्जी हम सरप्लस में, लेकिन कार्निवोर डाइट पे सो कॉल्ड एनर्जी सरप्लस में भी आप रहते हुए फैट लूज करते हो, है ना। क्यों? क्योंकि कैलोरी इन कैलोरी आउट का मॉडल ही गलत है। एनर्जी सरप्लस आप सो कॉल्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को यह पता है कि हम एक्स्ट्रा मास को डील कर सकते हैं। एक्स्ट्रा आप मास लेंगे भी फूड के फॉर्म में, या हाई एनर्जी जो आप कह लीजिए, जो भी आप किसी भी तरह से आप उसको कह सकते हैं, हाई एनर्जी आप ले रहे हो, हाई कैलोरी ले रहे हो, या ज़्यादा मास ले रहे हो फूड के फॉर्म में। क्योंकि कार्निवोर डाइट पे जब आप रहते हो तो आपका मास जो है ना फूड का वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप देखते हैं कि आप थोड़े बहुत ही आप अमाउंट मीट का लेंगे और पूरे दिन के लिए वो फूड एनफ होगा आपके लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है आप अंडर ईट कर रहे हो। तो मेरा वही कहना है ना, आप अपने फूड इंटेक को कैलोरी के फॉर्म में क्यों एक्सप्रेस करते हो? नहीं करना है, आप अपनी बॉडी पे छोड़ दो। आपकी बॉडी बताएगी कि आपके लिए उस दिन का इंटेक कितना होना चाहिए। आपके लिए अगर उस दिन का इंटेक उतना होना चाहिए तो वो जितना भी आपने खाया वो इनफ था उस दिन के लिए। अब टिपिकल जो मॉडल है, क्योंकि आपको बीएमआर इतना खाना है डेली बेसिस पे, तो उस तरह से आप देखेंगे तो हो सकता है किसी दिन आपको एग्स एंड मीट के लिए आपको भूख ना हो, आपको खाने का मन ना करे, तो आप हो सकता है कैलोरी वाइज आप 1200 खाएंगे या 1000 खाएंगे। तो उस तरह से अंडर ईटिंग होता है, और बहुत लोगों का बॉडी फैट भी लूज करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर लोग जो बॉडी फैट लूज कर रहे हैं वो डेफिसिट में ही जा रहे हैं, सो कॉल्ड कैलोरी डेफिसिट में। कुछ लोग सरप्लस में रहते हुए भी फैट को लूज करते हैं कार्निवोर डाइट पे। तो इसलिए कैलोरी इन कैलोरी आउट का जो मॉडल है ना वो गलत हो जाता है, और अल्टीमेटली आपको देखना यही होता है कि आपका फूड क्या है, वही देखना है अल्टीमेटली। और आपका फूड अगर एनिमल बेस्ड फूड है तो मुझे नहीं लगता आपको कैलोरी ट्रैक करने की जरूरत है। और इसलिए भी देखते हैं कि हम कैलोरी कई बार 200 से 300 से 400 से रिड्यूस भी करते हैं तो फैट लॉस दिखता नहीं है क्लाइंट्स पे। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो लोग अब क्या बोलते हैं कि अब आपको उस तरीके से आपको फूड इंटेक कॉम्प्रोमाइज करना है जहां पे आपका एनर्जी डेफिसिट एक मैसिव वे में क्रिएट हो, जहां पे आपका यू विल कट योर कैलोरी बाई 1000 कैलोरी समथिंग, है ना। तो आप अल्टीमेटली आपको चाहिए 2000, आप 1000 खाओगे तो डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा फिर, बट वो अप्रोच सही नहीं है।
कि आपने वहाँ पे क्या किया कि वास्टली रिड्यूस कर दिया अपने एनर्जी को, कैलोरी को नहीं, एनर्जी को, फूड के फॉर्म में जो आप एनर्जी चाह रहे हो अपनी बॉडी के लिए। तो उस वजह से क्या होता है, क्योंकि फूड कम गया आपकी बॉडी के लिए, और जितना एनर्जी आपको चाहिए डेली बेसिस पे वो अब आप नहीं फूड से ले पाओगे, क्योंकि आपने फूड ही कम लिया। तो उस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म फिर स्लो डाउन हो सकता है। तो वो एक अलग चीज़ है। बट ऐसा कहना कि कार्निवोर डाइट बस इसलिए वर्क करता है क्योंकि आपको एनर्जी कैलोरी डेफिसिट में वो रखता है, ये गलत है। ऐसा नहीं होता है। आप सरप्लस में रहते हुए भी, खाते हुए भी आप अपने बॉडी कंपोजिशन को मेंटेन कर पाते हो। और ये बड़ा मतलब मुझे अनसाइंटिफिक लगता है इस तरह से अगर कोई बोलता है तो, क्योंकि वो बेसिक्स केमिस्ट्री को भी नहीं समझ पा रहा है, मुझे ऐसा लगता है, इतना पढ़ लिख कर भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है सर, कीटो डाइट या कार्निवोर डाइट जो फॉलो करते हैं अक्सर वो कीटोन टेस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, तो क्या लेवल ऑफ कीटोन्स का कार्निवोर डाइट से कुछ रिलेशन है, या हमारी बॉडी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हाई या लो लेवल ऑफ कीटोन से? प्लीज़ एक्सप्लेन। कीटोन का जो लेवल होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे आपको अपनी बॉडी के लिए रिपेयर वर्क चाहिए, है ना, कहीं पे अगर डीजेनरेटिव स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीजेनरेशन हो रखा है, जैसे डीमाइलिनेशन हम कह सकते हैं, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, तो अगर आप अपने कीटोन के लेवल को थोड़ा अप रखेंगे ब्लड में, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट दिखेगा। क्योंकि अल्टीमेटली कीटोन है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और वो फिर कन्वर्ट होता है फैट में वहाँ पे जाकर। तो उस तरह से रिपेयर वर्क को आप इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल एट लार्ज मुझे ऐसा लगता है कि आपको कीटोन लेवल को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए या डायबिटीज़ के लिए या फैट लॉस के लिए। रिक्वायरमेंट नहीं है वो बहुत ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से कीटोन को ट्रैक करना भी एक बिजनेस मॉडल अब बन गया है, क्योंकि आप कीटोमीटर को की तरफ भागोगे, फिर कीटोन को ट्रैक करोगे, जहाँ पे भी कीटोन आपका कभी भी कम आएगा तो आप परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा कि मैं कीटोसिस से बाहर आ गया, अब पता नहीं क्या होगा, है ना, तो कार्ब्स नहीं खा रहा हूँ फिर भी कीटोसिस से बाहर हूँ। तो बहुत तरह के थॉट्स आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये इन सारी चीज़ों को ट्रैक करने का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अगर आप हेल्दी हो रहे हो, आपका जो गोल है उस गोल की तरफ आपको रिजल्ट आपको दिख रहा है, तो वो इनफ है हमें बताने के लिए कि आपकी डाइट सही है, आपका सब कुछ सही चल रहा है। और जहाँ तक कीटोन का लेवल की बात है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको मैक्रोज में फ़ैट को कितना रखना है। अगर कीटोन हमें बढ़ाना भी है तो कहीं नहीं फ़ैट को थोड़ा हम अप करेंगे, प्रोटीन को थोड़ा डाउन करेंगे। तो वो थोड़ा सा वो क्लिनिकल लेवल पे, वो डिज़ीज़ केस बाय केस बेसिस पे वो डिफ़र करता है, और कहीं ना कहीं उस लेवल पे ही हमें वो मैटर करता है हमारे लिए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ज़रूरत नहीं है कीटोन्स के लेवल को चेक करने की। तो नेक्स्ट सवाल सर मेरा ये है आपसे कि स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट को जिस तरह हमारी बॉडी मेटाबॉलाइज करती है, क्या सेम कार्निवोर डाइट पर भी वही पाथवे यूज़ होता है हमारी बॉडी में, या इसका कुछ अलग मैकेनिज्म है? एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है हमारी बॉडी के अंदर। वो सब कुछ हो रहा होता है जो आपकी बॉडी में कार्निवोर डाइट पे भी हो रहा है, हाई कार्ब डाइट पे भी हो रहा है। डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है कि कौन सा अब प्रोसेसेस आपका अप रेगुलेटेड है, कौन सा डाउन रेगुलेटेड है ना। क्योंकि जब आप कार्ब्स खा रहे हो तो भी आपकी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है ना, ग्लूकोज तो बन ही रहा है। ऐसा नहीं है कि जब आप कार्ब्स खाते हो तो बॉडी ग्लूकोज बनाती नहीं है अपना, वो प्रोसेस भी चल रहा होता है। और जब आप कार्ब्स नहीं खाते हो तो भी वो प्रोसेस चल रहा होता है। तो जब आप कार्ब्स नहीं खाओगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला जो पाथवे है वो अप रेगुलेट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा अब, क्योंकि आप नहीं खा रहे हो तो बॉडी को वो बनाना उसके लिए काइंड ऑफ मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन जब आप नहीं भी खा रहे हो, लेकिन जब आप खा भी रहे हो तो भी वो बन रहा है, तो भी हो ही रहा है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सारे हो रहे हैं। बट वहाँ पे क्या है, एक समझ लीजिए एक स्केल है, एक सीसॉ वाला एक बैलेंस चल रहा है कि किस चीज़ का कब ज़्यादा होना है, किस चीज़ का कम होना है। तो उस बैलेंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आती है मेटाबॉलिक लेवल पे, जब आप डाइट में हाई कार्ब डाइट की तरफ रहते हो तो। और जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो क्योंकि बॉडी ग्लूकोज ऑलरेडी बना रही होती है, तो इसलिए काइंड ऑफ बॉडी के लिए वो एक्सेस हो जाता है हमेशा डाइटरी कार्बोहाइड्रेट। और इसलिए जब हम नहीं भी लेते हैं तो हम कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं किसी भी सिस्टम के लेवल पे भी, चाहे वो ब्रेन का लेवल हो, चाहे स्केलेटल मसल हो, परफॉर्मेंस वाइज हो, कहीं से भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे हैं। तो वो शायद इसलिए क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा डाइटरी कार्बोहाइड्रेट का। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सब कुछ चल रहा होता है, आप डाइट में कुछ भी लो,
बट हमें ये देखना है कि जब हम किसी चीज़ को नहीं लेते हैं तो अब कौन सा अप हुआ, कौन सा डाउन होगा। तो डेफिनेटली जब हम कार्ब्स नहीं खाएंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला पाथवे हमारा अप रेगुलेट हो जाएगा। फैट का जो ऑक्सीडेशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब बॉडी आपकी फैट बेस काइंड ऑफ हो गई है, अब फैट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रही है प्रीडोमिनेंटली। अब उसके साथ साथ और भी जितने प्रोसेस है, फैट स्टोरेज वाला जो पार्ट है वो कम हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से जो एक्स्ट्रा फैट जो आपका डिनोवो लाइपोजेनेसिस के थ्रू फैट स्टोर कर रही है बॉडी, वो कम हो जाएगी। तो बेसिकली सारा पाथवे वही है, लेकिन होता यह है कि स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट पे आप दो मैक्रोज को साथ में ले रहे होते हो, फैट को भी, कार्बोहाइड्रेट को भी। अब उस दोनों मैक्रोज को साथ में जब आप लोगे तो उसका जो प्रॉब्लम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे दिखता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे वो एक दोनों के ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है। फैट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन नहीं होगा उस वक्त, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो फैट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और जब फैट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फैट का स्टोरेज मोड जो है वो ऑन रहता है। ऐसा नहीं है कि फैट का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो वो फैट आपका फिर आराम से बाद में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नहीं, उस समय के लिए वो फिर स्टोरेज मोड में चला जाता है, इसलिए आप फैट को गेन करने लगते हो साथ में कार्बोहाइड्रेट के साथ जब आप खाते हो। तो इसलिए स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट एक आपका ओबेसिटी कराने वाली डाइट है ना। तो बस वहां पे ये है कि आप उस ड्यूअल एंजाइमेटिक पाथवे को एक्टिवेट करते हो, क्योंकि कार्ब्स जब आप खा रहे हो तो कार्ब्स का भी मेटाबॉलिज्म होना है, और कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, ग्लाइकोलाइसिस बायोकेमिस्ट्री का एक पाथवे है उसके थ्रू, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज जब होगा एनर्जी देने के लिए वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक पाथवे में एंटर करता है। और जब आप फैट खा रहे हो तो फैट भी अपना एक लाइपोलाइसिस वाला एक पाथवे को फॉलो करेगी। तो ये दोनों पाथवे में डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व है, और डिफरेंट एंजाइम जब इन्वॉल्व है तो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स भी इन्वॉल्व होंगे उस एंजाइम के साथ, क्योंकि एंजाइम्स का फंक्शन जो है उसके को फैक्टर पर डिपेंड करता है। और ये सारे मिनरल्स हो गए, मैग्नीशियम हो गए, पोटेशियम हो गए, ये सब को फैक्टर की तरह काम करता है। तो इनका रिक्वायरमेंट भी आप बढ़ा रहे हो एट द सेम टाइम, क्योंकि आप दोनों चीज़ों को ले रहे हो, दोनों प्रोसेसेस को आप इन्वॉल्व कर रहे हो एट द सेम टाइम। तो विटामिन B1 का रिक्वायरमेंट, मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट, पोटेशियम का रिक्वायरमेंट, हर चीज़ का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा आपकी डाइट में। और जब आप नहीं सप्लीमेंट करोगे बाहर से और आपकी डाइट में भी नहीं है उस तरह से विटामिन B1 और सब कुछ, तो अब आपकी बॉडी का जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो पाथवे है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो जब अफेक्ट होगा तो क्या होगा, अब उस कार्बोहाइड्रेट को बॉडी मोस्टली फैट के फॉर्म में स्टोर करेगी, क्योंकि एनर्जी के थ्रू वो यूज़ नहीं कर पाई उसको, क्योंकि एंजाइम्स हमारा अफेक्टेड था उस विटामिन डिफिशियंसी की वजह से, क्योंकि एंजाइम्स का फंक्शन वो विटामिन डिसाइड करता है हमारा, है ना। तो अब यहाँ पे इस तरीके से आप जब ड्यूअल मेटाबॉलिक पाथवे को एक्टिवेट करते हो तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है हर एक चीज़ का, विटामिन का, मिनरल्स का, सब कुछ का, और एट द सेम टाइम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी होता है, जिससे आपका अल्टीमेटली फैट गेन होना शुरू हो जाता है। तो जब आप ऐसा नहीं करोगे तो आप किसी एक पाथवे की तरफ आप कन्फाइंड रहोगे, चाहे वो अगर प्रीडोमिनेटली आप कार्ब्स भी खा रहे हो तो भी, चाहे वो प्रीडोमिनेटली आप फैट खा रहे होगे तो भी। तो दोनों सिचुएशन में इसलिए हमें रिजल्ट शॉर्ट टर्म में दिखता है वीगन डाइट में, जो कि कार्बोहाइड्रेट उसमें है लेकिन फैट नहीं है, कार्निवोर डाइट में फैट है बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में ना जब भी हम स्विच करते हैं स्टैंडर्ड डाइट से वीगन डाइट की तरफ या कार्निवोर डाइट की तरफ, तो हमें शॉर्ट टर्म में दोनों में पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वीगन डाइट फेल हो जाता है और कार्निवोर डाइट सक्सेसफुल रहता है। यही वजह है बस। ओके, और इंटेस्टाइन के लेवल पर भी कुछ इसमें डिफरेंस होता है या सेम? इंटेस्टाइन जैसे हम स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट कर रहे हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, या कार्निवोर डाइट पे स्मॉल इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कोई डाइजेशन में या मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा हमें अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन होता है वो वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, सिक्रीशन होगा, और दूसरा स्टूल का बल्क वहाँ पे फॉर्म होता है। वहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव प्रोसेस तो चल नहीं रहा है ऐसे भी, है ना। और लार्जली वहाँ पे हमारा गट माइक्रोबायोम होता है जो अपने लिए उस फूड से एनर्जी को डिराइव करता है। तो मुझे नहीं लगता लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पे बस यही चेंज आएगा कि आप अगर प्लांट बेस्ड डाइट पे रहोगे, स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट पे रहोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का बल्क, फाइबर का बल्क आपके लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा, और जिस पे आपका जो भी आप बोलते हो कि गट बैक्टीरिया फीड करता है, तो वो आप उसको प्रोवाइड करते हो, और उस तरह के बैक्टीरिया के लिए आप
फूड प्रोवाइड करते हो जो एक्चुअली फाइबर को चाह रहा है या कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट है। लेकिन आप जब फैट बेस्ड डाइट पे, प्रोटीन बेस्ड डाइट पे रहते हो, तो क्योंकि आपके पास उस सेट ऑफ फाइलम ऑफ बैक्टीरिया भी आपके पास अवेलेबल है, तो वो उस पर रहेगा। तो मुझे नहीं लगता उस पर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, स्टूल का बल्क बढ़ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पे, ब्लोटिंग ज़्यादा होती है ना, गैस बनता है बहुत सारा, तो आप फ्लेटस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा, कंटिन्यूसली आपका एब्डोमेन जो है प्रोट्रूडेड रहता है पूरे दिन। तो स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट में आप देखोगे मोस्टली पेट जिसका बाहर है ना, वो सिर्फ फैट नहीं है, वो एक्चुअली वो फ्लैटुलेंस की वजह से भी वो ओबीज दिख रहा होता है, प्रोट्यूबरेंस होता है हमेशा पेट के लेवल पे उसका, क्योंकि गैस हमेशा बना हुआ रहता है लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पे, गैस का फॉर्मेशन रहता है, उसकी वजह से भी बाहर की तरफ एब्डोमेन रहता है लोगों का। तो इस तरह से बस डिफरेंस है। तो नेक्स्ट सवाल सर मेरा ये है कि जब बात पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने की आती है तो डिजीज़ को रिवर्स करने के लिए किसी स्पेसिफिक डाइट में हेल्पफुल है ये कार्निवोर डाइट, या हर डिजीज़ का सल्यूशन ही है कार्निवोर डाइट कि, और कोई ऐसी कंडीशन भी है क्या जब पेशेंट को कार्निवोर डाइट अवॉइड करनी है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट? कोई डिजीज़ का सिचुएशन तो मुझे नहीं लगता ऐसा है जहाँ पे कार्निवोर डाइट को आपको अवॉइड करना है या फिर कार्निवोर डाइट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बिकॉज जो खाना आपके स्पीशीज़ के लिए अप्रोप्रिएट है ना, हम ह्यूमंस के लिए अगर अप्रोप्रिएट है, तो अगर आप उसको बोल रहे हो कि यहाँ पे इस डिजीज़ में खान मना है कार्निवोर डाइट, मतलब आप ये कह रहे हो कि खाना मना है ना, क्योंकि जो डाइट आपके लिए खाना है और आप बोलते हो इस डिजीज़ में आपको नहीं खाना है, मतलब खाना मना है, मतलब आप खाना मत खाओ इस बीमारी में, यही कहने का मतलब है। तो खाना अगर नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? पानी पे थोड़ी ना रहेंगे, या छाछ पे कैसे रहेंगे, है ना, नारियल पानी पे कैसे रहेंगे? तो खाना को आप रिप्लेस करते हो सो कॉल्ड खाना से, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्लांट बेस्ड फूड, जो एक्चुअली फूड नहीं है हमारे लिए, है ना। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझेंगे तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता जहाँ पे कार्निवोर डाइट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ऐसा कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है जो ये कहता है कि आपको कार्निवोर डाइट यहाँ पे नहीं करना है ना। और अगर ऐसा है भी तो वो फॉल्स है, फेक है ना, वो प्रोपेगेंडा का पार्ट है। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया तो हमें कार्निवोर डाइट नहीं करना है, या कैंसर हो गया तो कार्निवोर डाइट नहीं करना है, या फिर हार्ट डिजीज़ है तो फिर कार्निवोर डाइट नहीं करना है, या कोई भी डिजीज़ हो, क्योंकि हर डिजीज़ में मना क्या है? मीट, एग्स, यही मना है, और बाकी सब तो खाना ही है। तो बाकी सब चीज़ों को छोड़ना है और इन दोनों चीज़ों को हमेशा ही खाना है, आपका डिजीज़ का कंडीशन कुछ भी रहे। जैसा मैंने बताया कि ये खाना एक्चुअली आपके लिए प्रिवेंटेटिव है, अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हो तो, और अगर आप बीमार हो तो आपके लिए क्योरेटिव है, बस। तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आपको कोई ये बोलेगा कि ये बीमारी में आपको कार्निवोर डाइट नहीं करना है ना। बहुत बढ़िया जवाब दिया सर आपने इस बात का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है सर, इंटरनेट पर काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कार्निवोर डाइट के अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं, और जब भी कोई वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी देखते हैं इंटरनेट पर ओपिनियन देते हैं कि क्योंकि कार्निवोर डाइट पर लोग हाई प्रोटीन मील कंज्यूम करते हैं और प्रोटीन का सैटिस्फैक्शन इंडेक्स बहुत हाई रहता है, तो अल्टीमेटली आप कैलोरी डेफिसिट में ही रहते हैं, और कैलोरी डेफिसिट वाला मॉडल ही वर्क करता है। तो इस पर आपका क्या मानना है प्लीज़? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसा जो कैलोरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरी तरह से गलत है। तो कुछ लोग हैं इनिशियली जो कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं कि भाई मैं बहुत कम खा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो कार्निवोर डाइट पे हमेशा ज़्यादा खाते हैं और स्टिल दे आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी कॉम्पोजिशन, है ना, इन आइडियल रेंज, विद इन आइडियल रेंज। तो जैसे मैं हूँ, जैसे मेरा जो इंटेक है कैलोरी अगर वाइज अगर हम देखते हैं तो मेरा सो कॉल्ड डेली बेसिस पे जो कैलोरी इंटेक होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं हमेशा सरप्लस रहता है। अगर कोई बंदा अगर 1 kg मीट खाएगा फैट के साथ तो उसका डेफिनेटली कैलोरी जो है 3000 के ऊपर ही रहेगा हमेशा। और जी, मैं जिस तरह का मेरा एक्टिविटी लेवल है, तो अगर आप उस चीज़ को कंसिडर करते हो तो मुझे नहीं लगता आई एम सपोज टू टेक दैट मच ऑफ कैलोरी डेली, ठीक है। तो 3000 कैलोरी अगर मैं ले रहा हूँ, उससे ऊपर ले रहा हूँ, तो मैं उतना बर्न नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं दिन भर घर में बैठा रहता हूँ, ये मुझे भी पता है। तो मेरा एक्स्ट्रा कैलोरी कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं फैट में स्टोर हो रहा है मेरी बॉडी में? अगर कैलोरी ही सब कुछ है तो क्यों वो एक्स्ट्रा कैलोरी मेरे पे क्यों नहीं दिखता है? क्यों मैं लास्ट 8 ईयर से 82 kg बॉडी वेट पे अटका पड़ा हुआ हूँ?
है ना। तो इसलिए कैलोरी इन कैलोरी आउट वाला जो मॉडल है वो फेल हो जाता है, क्योंकि कुछ जो ओबीज हैं, जो मेटाबॉलिकली सिक हैं काफ़ी ज़्यादा, वो जब इस डाइट पे आते हैं तो इनिशियली वो रिपोर्ट करते हैं कि हाँ मुझे सेटाइटी आ गई, इसलिए मुझे अब ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा है। तो उस वे में शॉर्ट टर्म में कई बार वो लोग डेफिसिट में जाते हैं कैलोरी वाइज अगर हम देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो ओवरऑल कम खा ही रहे हैं इसलिए वो लूज करते हैं। क्योंकि आप मास को जब ऐड ही कम करोगे तो आपकी बॉडी से मास अल्टीमेटली तो सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि आप मास को डाल रहे हो ना बॉडी के अंदर। आप फूड जो ले रहे हो उसका सर्टेन मास है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फॉर्म में, है ना। प्रोटीन आप लेते हो तो उसमें एक नाइट्रोजन भी ऐड हो जाता है, और एक हर एक एटम का एक मास होता है। और जब आप एक सर्टेन चीज़ लेते हो बॉडी के अंदर डालते हो जिसका अपना एक मास है, तो वो आपके मास में ही तो कंट्रीब्यूट करेगा, वेट के फॉर्म में, केजी के फॉर्म में, है ना। तो जब आप कम ऐड करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, कम बढ़ेगा वेट और अल्टीमेटली घटेगा, क्योंकि वो मास आपका हार्मोन के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। वो एंटायरली इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है, वो डिपेंडेंट है। उस मास के साथ क्या होना है वो हार्मोन डिसाइड करता है कि उस मास को अल्टीमेटली आप फिर स्टूल के थ्रू बाहर करते हो, यूरिन के थ्रू बाहर करते हो, वाटर के फॉर्म में स्टूल के थ्रू बाहर करते हो, और कुछ आप हीट एनर्जी के फॉर्म में एमिट करते हो, कुछ को एटीपी के लिए उसको ऑक्सीडाइज करके उस मास को यूज़ कर लेते हो। तो अब जो एग्जैक्टली वो जो मास है आपका, वो कुछ मास जो है मसल के फॉर्म में रिटेन हो जाएगा क्योंकि आपकी एक्टिविटी है, आपका उस तरह से प्रोटीन इंटेक है। कुछ जो मास है हो सकता है थोड़ा फैट में कंट्रीब्यूट करे, लेकिन जब आप फैट लॉस प्लान पे होते हो तो आप ये चाहते हो कि फैट गेन ना हो, हमारा मसल गेन हो, और इसलिए उस मास को आप ये चाहते हो कि वो मास हमारा फैट में कन्वर्ट ना हो, जो भी आप फूड के फॉर्म में मास ले रहे हो, है ना। वो मास को आप बाहर करोगे यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, वो मास आपका बाहर हो गया। कुछ मास जो होगा वो स्केलेटल मसल के फॉर्म में रह जाएगा बॉडी के अंदर, और क्योंकि उस फूड का जो मास है वो फैट का कंट्रीब्यूशन नहीं प्रोवाइड किया फैट मास में, तो अल्टीमेटली आप फैट लूज करते हो, वेट लूज करते हो। ये कॉन्सेप्ट होता है अल्टीमेटली। कैलोरी इन नहीं हो रहा है, ना ही कैलोरी आउट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम कभी सो कॉल्ड कैलोरी डेफिसिट में जाते भी हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्निवोर डाइट हमें कार्निवोर कैलोरी डेफिसिट में रखता है कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली नहीं रखता, ये कहना गलत है। किसी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका हंगर कुछ ऐसा होता है कि आपको भूख नहीं लगी होती है, क्योंकि सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है कार्निवोर डाइट, तो आप किसी एक पर्टिकुलर दिन हो सकता है आप ना खाओ, या फास्टिंग मोड में आप एक्सटेंड कर लो खुद को, तो उस तरीके से आप डेफिसिट में शॉर्ट टर्म में रह सकते हो। लेकिन कंटिन्यूसली कोई भी बंदा डेफिसिट में नहीं रह सकता, आपकी बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, है ना, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आप कंटिन्यूसली डेफिसिट में, बॉडी कोलैप्स कर जाएगी आपकी। इसलिए कभी हम फीस्ट कर लेते हैं, कभी हम फास्ट कर लेते हैं इस डाइट पे, कभी हम ज़्यादा खाते हैं, बहुत खाते हैं, और मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, कभी हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कभी बहुत खाते ही नहीं है, 2 दिन 3 दिनों का फास्ट कर लेते हैं बड़ा कंफर्टेबली। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम मास को बैलेंस कर रहे हैं, और जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, कैलोरी के फॉर्म में। तो अल्टीमेटली मास को हम जब फूड के फॉर्म में लेते हैं तो वो मास हमारा मसल के फॉर्म में रह जाता है, और स्टूल के फॉर्म में निकलता भी है, यूरिन के फॉर्म में भी निकलता है, क्योंकि आप जब मास को बाहर निकाल रहे हो तो वो भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फॉर्म में ही बाहर निकल रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट फैट को आप ऑक्सीडाइज करते हो, और वो कार्बोहाइड्रेट जब मेटाबोलाइज होता है तो अल्टीमेटली वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है सब कुछ। तो वाटर का भी अपना एक वेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी अपना एक वेट होता है। तो आप जिस मास को फूड के फॉर्म में लिए, बॉडी उसी मास को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के फॉर्म में बाहर निकालती है। तो कहीं से भी कैलोरी इन हो रहा है नहीं हो रहा है, फूड हो रहा है इन, बाहर हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, जिसको हम मास के फॉर्म में बाहर निकाल रहे हैं। और इस तरह से मास का एक रेगुलेशन होता है, जिसकी वजह से ओवर द टाइम हम कुछ मास को लूज करते हैं फैट के फॉर्म में, कुछ मास को मसल के फॉर्म में गेन करते हैं। और आइडियली हमें वही चाहिए जिसको हम बॉडी रिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, जहाँ पे हम मसल को गेन करेंगे, फैट को लूज करेंगे, और ओवरऑल बॉडी वेट जो है हो सकता है हमारा कम हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास फैट ज़्यादा था और वही ज़्यादा लूज करना था, है ना। अगर कोई पहले से ही लीन है, जिसके पास फैट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसका जब भी बॉडी रिकम्पोजिशन होगा तो वो मसल बढ़ जाएगा, उसका फैट तो था नहीं उसके पास लूज करने के लिए, तो वो भी रिकम्पोजिशन का एक पार्ट है। तो ये है कॉन्सेप्ट एक्चुअली। मुझे लगता है मैं क्लियर हूँ इस मामले में, मुझे नहीं लगता ये कैलोरी इन कैलोरी आउट को समझना इतना टफ है, बहुत सिंपल है। तो सर सवालों का सिलसिला तो यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल अब फिलहाल ख़त्म हो गए हैं। तो बाकी आप
एडिशनली कुछ और बताना चाहते हैं कार्निवोर डाइट के ऊपर या इससे रिलेटेड कुछ और मिथ्स या फैक्ट्स, प्लीज़ उसको बताइए। मेरे नज़र में तो रघु मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अगर तुम्हारा कोई पर्सनल अगर डाउट है तो तुम उसको पूछ सकते हो और उसको बता करके हम इस सेशन को एंड कर पाएंगे फिर। जी जी ज़रूर। तो जैसे मैं खुद एक एथलीट हूँ और एथलीट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इसेंशियल, लाइक इफ़ यू आर डूइंग हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और स्प्रिंटिंग और एनीथिंग, तो कार्ब्स को लेकर बहुत एक ये प्री डिटरमाइंड थ्योरी है कि अगर आप बिफोर कंपटीशन आप कार्ब्स ले रहे हैं तो वो फास्ट डाइजेस्ट होंगे आपके सिस्टम में और आप बेटर परफॉर्मेंस अपनी तरफ से कर पाएंगे। तो इस पर आपका क्या रिलेशन है कि कार्निवोर डाइट इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बेटर है या नहीं? मुझे ऐसा लगता है जो भी एलीट एथलीट है या फिर कोई भी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए अगर ये सोच रहे हैं कि कार्निवोर डाइट वहाँ पे इंफीरियर है तो ये भी एक मिथ है। अगर आपको अपने परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए आपको अगर कॉम्पीट करना है किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी कंपटीशन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस डाइट को 6 मंथ्स पहले से स्टार्ट करना होगा। आप ओवरनाइट स्टार्ट करके नेक्स्ट डे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कार्निवोर डाइट वर्क नहीं किया, है ना। तो अगर आपको एक्चुअली सोचना है उसके इफेक्ट के बारे में समझना है तो बेटर है आप स्टार्ट कर दो उसको 6 महीने पहले। आप खुद को तैयार कर लो, मेटाबॉलिकली अडेप्टेड हो जाओ उस कार्निवोर डाइट के लिए। उसके लिए आपको, मुझे ऐसा लगता है, मिनिमम 6 मंथ्स आपको देना चाहिए और बहुत डिलीजेंट वे में फिर आपको करना पड़ेगा उस कार्निवोर डाइट को, जहाँ पे कोई चीटिंग नहीं चलेगी फिर। और उसके बाद जब आप, मुझे ऐसा लगता है जब आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आप बेसिकली आउट परफॉर्म करोगे, ये मेरा मानना है। और मुझे नहीं लगता कोई भी हाई कार्ब एथलीट आपके साथ कॉम्पीट कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली एडेप्टेशन का है, मेटाबॉलिक एडेप्टेशन का है। अगर आप मेटाबॉलिक एडेप्टेशन में ही आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो अडेप्ट, तो ये प्रॉब्लम आपकी इम्प्लीमेंटेशन में है। ये प्रॉब्लम इनहेरेंटली कार्निवोर डाइट का नहीं है। आप कार्निवोर डाइट को सही से कर नहीं रहे हो। अगर आप कार्निवोर डाइट को सही से करके आप वेल अडेप्टेड होते हो उस डाइट पे, तब जाकर के आपका परफॉर्मेंस जो है टोटली, मतलब इंटायरली कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, राइट। तो इसके लिए आपको समय देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप हाई कार्ब खा रहे थे, अब आप एक हफ्ते पहले कार्निवोर डाइट स्टार्ट करके चले गए कंपटीशन में, ऐसा नहीं चलेगा। चक्कर खा के गिर जाएगा। कार्निवोर डाइट को जब आपको करना ही है तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो जाओ कि मुझे इस डाइट को 6 महीने करना है क्योंकि मेरा नेक्स्ट ईयर या जब भी कंपटीशन है उसके लिए आप अच्छे से उसको, बोलते हैं ना, एक तपस्या बोलते हैं जिसको, है ना, उस तरह से आपको करना पड़ेगा इस डाइट के साथ। और तब जाकर के आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत नहीं है आपकी बॉडी के लिए। इवन इफ़ यू आर मतलब हाई इंटेंसिटी वाला एथलीट आप हो या फिर कोई भी बहुत जो भी हो, मतलब जहाँ पे हम बोलते हैं हाँ, जो भी सो कॉल्ड एनारोबिक जोन में आप ट्रेन करते हो खुद को, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद भी आपको ये फीलिंग रहेगी, क्योंकि आप अपने परफॉर्मेंस से आप समझ लोगे कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम, ऐसा कुछ होता नहीं है हमें जब हम कार्ब्स नहीं लेते हैं तो। एग्जैक्टली। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है सर इस डाइट को फॉलो करते हुए पिछले 1.5 साल से, कि इनिशियली हाँ ज़रूर मुझे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का इशू फेस हुआ फर्स्ट 2 3 4 वीक्स, इवन सेकंड थर्ड मंथ में भी, मतलब जैसे धूप में काफ़ी ज़्यादा मैचेस वगैरह खेलने के बाद फील हुआ कि हाँ लो ऑन एनर्जी लेवल, बट जैसे जैसे मैं अडेप्ट करता गया मेरे एनर्जी लेवल्स, मैं काफ़ी लंबे समय तक जैसे परफॉर्म करता, बहुत अच्छी इंटेंसिटी पे मेंटेन करता था अपने एनर्जी लेवल्स, तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि कार्ब्स आर वेरी इसेंशियल फॉर योर परफॉर्मेंस और एनीथिंग। तो ये सब सारा खेल मुझे लगता है मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी का भी है और अडेप्टेबिलिटी का भी है। जितना बेटर आप अडेप्ट करेंगे इस डाइट पे, जितना आप खुद से ऑनेस्ट रहेंगे, उतना बेटर आप आउट परफॉर्म करेंगे किसी को भी, किसी भी फील्ड में, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ और एनीथिंग। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़। बस बाकी तो कार्निवोर डाइट का हमारा सीरीज तो इस थर्ड पार्ट पे एंड होता है, और मुझे नहीं लगता कार्निवोर डाइट से रिलेटेड कोई भी ऐसा कोई डाउट अब बचा रहेगा अगर इन तीनों पॉडकास्ट एपिसोड को अगर कोई देख लेता है, अच्छे से समझ लेता है तो।
बट मुझे ऐसा लगता है डाउट्स तो है ही, और हर को डाउट्स एग्जैक्टली। कंटिन्यूसली बने रहेंगे। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है लाइव Q&A जब भी मैं करूँगा, तो उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होता है कार्निवोर डाइट के रिगार्डिंग या इन जनरल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, तो वो वहाँ पे लाइव एंड क्यू में मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूजुअली अभी तो मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब स्टार्ट किया हूँ लाइव Q&A। धीरे धीरे ग्रेजुअली सभी के लिए पब्लिक लेवल पे भी करूँगा, क्योंकि अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपना एक मोनेटाइजेशन का सेकंड जो क्राइटेरिया है मेरा 4000 पब्लिक वॉच आवर्स वाला, वो होपफुली इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा मेरा, मतलब इस मंथ में बाय द एंड ऑफ जून। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको होने के बाद एक सुपर चैट का कुछ होता है कॉन्सेप्ट, शायद वहाँ पे आता है, जिसको यूज़ करते हुए पब्लिक जो है अपने कमेंट्स को हाईलाइट कर सकती है। मतलब उनके कमेंट्स मुझे दिखेंगे और उनके क्वेश्चंस को मैं प्रायोरिटी वाइज मैं देख पाऊंगा और उनको तब मैं रिप्लाई कर पाऊँ। तो वो वाला क्राइटेरिया के लिए शायद सुपर चैट के लिए बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है 4000 पब्लिक वॉच आवर होना चाहिए, तभी वो सब आ पाता है। तो तब जाकर के मैं लाइव Q&A एग्जैक्टली। करूँगा। और और ये मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए भी बहुत एक्सेसिबल होगा जो कंसल्टेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो सुपर चैट के थ्रू अपने डाउट्स या जो भी हाँ, उनका मिथ्स है या फैक्ट्स नहीं क्लियर हैं, वो सुपर चैट के थ्रू अपने क्लियर कर सकते हैं। राइट, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो बिल्कुल, आपको जो कंसल्टेशन फीस पे करनी पड़ेगी, तो सेम राइट, चीज़ आप सुपर चैट में भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल। ये एक बहुत बेटर ऑप्शन है हर किसी के लिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेंबरशिप ज्वाइन करिए सर की, और जो भी आपके डाउट्स हैं लाइव Q&A सेशंस में वो अपने सॉल्व करवाइए। और कुछ कहना चाहते हैं कि एंड करा जाए सर? नहीं, बस हो ही गया, क्योंकि हमारा सेशन कार्निवोर डाइट के लिए था, तो अब कार्निवोर डाइट का एंड हुआ, तो अब जी सेशन का जी। भी एंड हो जाना चाहिए। कार्निवोर डाइट का एंड नहीं हुआ है, कार्निवोर डाइट पे अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे बहुत मसल सारे बिल्डिंग, टॉपिक्स हैं बॉडी एक्चुअली, बिल्डिंग, बट मुझे जिम। ऐसा लगता है जो जी भी इन 3 पार्ट को सुन लेगा, मुझे ऐसा लगता है कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा कार्निवोर डाइट को लेके कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। पर्सनल लेवल पे डाउट को तो डेफिनेटली, बाकी पर्सनल लेवल पे डाउट कुछ ना कुछ सभी को रहेगा, हमेशा ही रहेगा। लेकिन एक एटलीस्ट एक एग्जैक्टली। बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये कार्निवोर डाइट है क्या, इसके अराउंड जो मिथ्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए पूरी तरह से, ताकि आपको स्टार्ट करने के लिए सोचना ना पड़े। ऐसा कुछ डेंजरस नहीं है, ऐसा कोई डेडली डाइट नहीं है ये, है ना। तो जो आपको एक्चुअली रोक रहा है कहीं से भी, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ये डाइट एक्चुअली आपके बॉडी के सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ये आपको डाइट है, आपकी बॉडी के लिए है। ऑर्गन सिस्टम को चाहे आप देखें या फिर हमारे बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी एनाटॉमी को देखें, तो हर चीज़ के को ये एक्चुअली काइंड ऑफ उसके इन लाइन है विद, है ना। कहीं से भी ये प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया कीमती। और व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए सर के चैनल को, वॉच टाइम कंप्लीट करने में हेल्प करिए, पूरे वीडियोस देखिए, शेयर करिए लोगों से, और मेंबरशिप भी ज्वाइन करिए। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू रघु, थैंक यू सो मच।